चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब चलिए चालू करते हैं अपन लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर। आ जाओ, ये रहा आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक चैप्टर का आगाज़ करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। लीजिए, आप जानते हो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में हम समझाते हैं कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ कॉस्ट, फिर उसके बाद उसका अकाउंटिंग समझेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ सर, चलो इससे पहले मैं आपको कुछ बात बोलूं, पहले समझेंगे हम लोग कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, उसका प्रोसेस सब क्या है, ठीक है। हाँ सर, देखिए बच्चे, मैं आपको समझा रहा, मान लीजिए ये जो लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद यहाँ जो लाइन ड्रॉ कर रहा, सबको दिखाई देता है जी? हाँ, दिखाई दिया। ये लाइन ड्रॉ की बच्चे, ये है हमारा इंडस्ट्री एरिया। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया दिखाई देता है सबको? हाँ सर, दिखाई देता है। ये हमारा इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री का नाम देते हैं, चलो क्या हो गया, सान इंडस्ट्री, ठीक है। चलो, सान इंडस्ट्री नाम अच्छा लगा, पसंद आया? हाँ सर, पसंद आया। अब देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, हम किसी बाहर के जगह से, बाहर से सप्लायर लोग से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक। रॉ मटेरियल खरीद कर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चे, फिर ये रॉ मटेरियल जब जब ज़रूरत होता है ना, तब तब हम क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर सेंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है बच्चे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट बनते हैं, बनने के बाद ये रहा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर रॉ मटेरियल हम जब कहीं बाहर से खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वो एक जगह पे ला कर रखते हैं, एक डिपार्टमेंट पे ला कर रखते हैं, इसे बोला जाता है स्टोरेज डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट बच्चे? स्टोरेज डिपार्टमेंट। ये हो गया बच्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कहाँ चला जाता है बच्चे, एक गोडाउन को चला जाता है जहाँ पे फिनिश स्टॉक रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे फिनिश स्टॉक रहते हैं वहाँ चला जाता है। फिर यहाँ से जब हम ऑर्डर रिसीव करते हैं तो सेल होने के लिए बाहर कस्टमर के पास जाता है। समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ में आ गई। अब सुनो, इतना सब जो प्रोसेस होता है, इतना सब जो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये सब में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना सारा प्रोसेस हो रहा है। बच्चे देखिए, यही प्रोडक्ट क्या होता है, जाके बाहर कस्टमर को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक। क्या करते हैं? सेल करते हैं, ठीक। मान लीजिए ये जो एक प्रोडक्ट बना, इसको कस्टमर को मान लीजिए हम सेल करते हैं 100 रुपया, कितना पे? 100 रुपया पे, ₹100 पे सेल किया। आपसे मेरा एक साधारण सा सवाल है, ठीक है, एक बहुत आसान सा सवाल है। वो सवाल ये है, ये सेल तो हम किए किसको, अपना कस्टमर, लेकिन भाई इसका कॉस्ट कितना था जब सेल किए 100 रुपया पे, इसका कॉस्ट कितना था, इसका उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था, ये तो पता चले। सेल कुछ नहीं है बच्चे, जब हमको कॉस्ट पता चल जाता है, अगर हम उस पर क्या करते हैं, अपन प्रॉफिट को क्या करते हैं बच्चे, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या होता है बच्चे, वो सेल का फिगर एक आ जाता है। समझ में आई बात? मान लीजिए कॉस्ट है बच्चे 90,
ये है 10, तो आया कितना 100। लेकिन सवाल है ये तो प्रॉफिट कुछ नहीं, प्रॉफिट हम अपना मर्जी से रख लेंगे मार्केट को देखते हुए। जब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आएगा। लेकिन ये जो 90 रुपये जो कॉस्ट है ना बच्चे, ये कैसे आता है? ये 90 रुपया कॉस्ट कैसे आता है? बात समझ में आई? ये जो 90 रुपया कॉस्ट है ये कैसे आता है? ठीक है, हाँ सर, कैसे आता है? तो अब ये 90 रुपये 90 रुपीज़ जो है कॉस्ट कैसे आता है, इसके लिए हमें पढ़ना होगा क्या बच्चे? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या पढ़ना होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना होगा। बात समझ में आई? तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में देखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखना है यहाँ जो एक प्रोडक्ट बनकर कंप्लीट हो जाता है और सेल होने के लिए रेडी रहता है, उसके लिए वो प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट बनने के लिए कहाँ कहाँ खर्चा होता है, वो किस प्रकार का खर्चा होता है, और वो खर्चा को जब हम टोटल करेंगे, वो खर्चा का अगर हिसाब लगाएंगे कि एक प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा लगता है, तो वो होगा बच्चे क्या? कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस, यही 90 रुपया कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये कौन सिखाता है? ये कौन सिखाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाएगा हमको। कौन सिखाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाएगा। ठीक है, चलिए अब सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे। मैं अभी सब बताने वाला नहीं हूँ, धीरे धीरे बताऊँगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, पहले देखते हैं हम लोग कॉस्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट किसे बोलते हैं? हाँ सर, जल्दी से बताइए। देखो बच्चे, कॉस्ट क्या लिखता है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफिक आर्टिकल या प्रोडक्ट या नहीं तो एक्टिविटी। अगर कोई भी अमाउंट खर्चा होता है, अमाउंट, द अमाउंट, अमाउंट पैसे का, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अगर हम कुछ पैसा खर्चा करते हैं किसके लिए? एक स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए या प्रोडक्ट के लिए या एक्टिविटी के लिए, और बच्चे हाँ सर्विस भी होगा, और सर्विस, इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट, एक्टिविटी और सर्विस, सर्विस भी होगा। समझ में आई बात? तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। ठीक, हाँ सर। चलो उसके बाद अब आते हैं, याद रहा, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, यानी तो आप ऐसा भी लिखो, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और आर्टिकल और सर्विस, और बोथ भी हो सकता है, प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा डिफाइन कॉस्ट और व्हाट इज कॉस्ट, आपको इस तरह से लिखना है। बच्चे इसके ऊपर 1 मार्क का भी सवाल आता है किसी किसी एग्जाम में, बोलता है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड डैश, तो क्या होता है? कॉस्ट। चलो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगर देखा जाए, एक होता है क्या बच्चे? बाय नेचर, क्लासिफिकेशन बाय नेचर या एलिमेंट वाइज, नेचर वाइज या नहीं तो एलिमेंट वाइज। फिर उसके बाद ये रहा बाय नेचर और बाय एलिमेंट। फिर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, बहुत सारा चीज़ देखेंगे। बट अभी बाय नेचर और बाय एलिमेंट जो है वो देख लेते हैं। एलिमेंट वाइज या अकॉर्डिंग टू नेचर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। बच्चे फिर मटेरियल 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर लेबर 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। फिर एक्सपेंसेस 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चे ये भी सवाल में कभी कभी एग्जाम में कभी कभी सवाल आता है। ठीक है, ये सब कभी एग्जाम में आता है सवाल, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल। कभी एग्जाम में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। कभी कभी एग्जाम में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट लेबर्स एंड इनडायरेक्ट लेबर्स, ऐसा सवाल आता है। या सवाल ऐसा भी आता है, क्लासीफाई द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एलिमेंट वाइज, क्लासीफाई द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर, इस तरह का सवाल भी आते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, फिर उसके बाद जितना भी सारा इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट
ये डायरेक्ट मटेरियल मैं बता देता हूँ बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं, इसका एग्रीगेट को बोलते हैं बच्चे प्राइम कॉस्ट। याद रखेंगे आप लोग, क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे बोलते हैं बच्चे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और बच्चे द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा सवाल, द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे अब आते हैं डायरेक्ट मटेरियल किसे बोलते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। मटेरियल व्हिच कैन बी इकोनॉमिकली इजीली और डायरेक्टली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट, द मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल किसे बोलेंगे, जो मटेरियल हम इकोनॉमिकली मतलब अमाउंट में यानी तो इजीली या डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। कौन सा प्रोडक्ट बच्चे, फिनिश्ड प्रोडक्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सा प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट में अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए कि अगर कोई एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में इतना रुपया का और इतना क्वांटिटी का ये सामान लगा है, ये सामान यूज हुआ है, अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। सर कुछ समझ में नहीं आया, सर एग्जाम्पल दीजिए, सुनिए बच्चे। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, मैं भी कई सारा एग्जाम्पल्स देता हूँ, ये तो पूरा ये इसको समझाने में पूरा क्लास ही चला जाता है, ठीक है। तो चलो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा गया, क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग, लेदर यूज्ड फॉर शू मेकिंग, समझ में आई। मान लीजिए बच्चे अगर आपने ड्रेस बनाया, आपने मतलब इंडस्ट्री ने, किसी भी इंडस्ट्री ने अगर ड्रेस बनवाए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम किया हुआ था, देखिए ये यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं बता देता हूँ। ये एक गारमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। कौन सा इंडस्ट्री बच्चे, अब भी देख लो, एक गारमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई देता है। गारमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ठीक है। जितने भी सारे मतलब क्या यूज हो रहे हैं, क्लॉथेस यूज हो रहे हैं, कपड़े यूज हो रहे हैं, ये सब ड्रेस बनाने में यूज हो रहे हैं। तो ये जो मटेरियल है बच्चे, ये डायरेक्ट मटेरियल होगा, समझ में आई। तो अच्छा, नहीं सर समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं फिर और एग्जांपल देता हूँ, सुनिए बच्चे। मान लीजिए एक वुडन स्ट्रक्चर का चेयर टेबल बनाते हैं हम, कुछ चेयर बनाए, चलो चेयर टेबल आप समझ पा रहे हैं, चेयर टेबल बनाए, ठीक है। अब इस चेयर टेबल में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूज हुआ है बच्चे, वो इस चेयर टेबल में क्या क्या यूज हुआ है बता देता हूँ। वुड यूज हुआ है, उसके बाद बच्चे कॉलर यूज हुआ है, उसके बाद बच्चे सैंड पेपर यूज हुआ है। सैंड पेपर क्या होता है सर, पॉलिश करने के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है कि वो पूरा क्लीन दिखे, पूरा साफ दिखे, तो उसके लिए सैंड पेपर यूज होता है, मार्केट में मिलता है, आप भी जानते हो, सैंड पेपर यूज किया गया। फिर उसके बाद बच्चे और ये और क्या हुआ, स्क्रू पिन्स ये सब यूज किए गए, ठीक है। जो अल्पिन्स वगैरह छोटे छोटे मतलब जो कांटे टाइप के आते हैं, जो जॉइंट किया जाता है पिटाई करके उसको, तो क्या होता है, ये सब यूज हुए। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, लेकिन हाँ उस इंडस्ट्री जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो और भी कुछ बनाते हैं, जैसे कि डोर्स बनाते हैं, और जैसे कि और बाकी टेबल्स बनाते हैं, डेस्क बनाते हैं, और भी कई सारे चीज़ बनाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा, इसी फर्नीचर में ये जो टेबल बना है, ये जो टेबल बना है, मान लीजिए इसमें ये सारा चीज़ यूज हुआ है, ठीक है। तो वुड भी यूज हुआ, कॉलर भी यूज हुआ, सैंड पेपर भी यूज हुआ, पिन्स भी यूज हुए। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा बच्चे, ये वुड जो है डायरेक्ट मटेरियल होगा। आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे इसमें पूरा का पूरा यूज क्या हुआ है, वुड यूज हुआ है। जितना वुड यूज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ टेबल के लिए यूज हुआ है। लेकिन कॉलर जो है इस टेबल में भी यूज हो सकता है, चेयर में भी यूज हो सकता है, डोर में भी यूज हो सकता है। आप बोलोगे सर वुड जो है
वो भी तो इस टेबल में यूज हुआ है, चेयर में यूज हुआ है, बाकी जगह पे भी यूज हुआ होगा। मैंने बोला हाँ बच्चे, मैं आपसे ये पूछता हूँ ये पर्टिकुलर टेबल में कितना वुड यूज हुआ, या आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। लेकिन ये पर्टिकुलर टेबल में कितना कॉलर यूज हो, कॉलर तो पूरा आपने एक डब्बा लेकर आया था। कॉलर के लिए क्या किया था आप पूरा एक डब्बा लेकर आए थे। ये डब्बा में जो जितना भी कॉलर था वो टेबल में भी यूज हुआ है, डोर में भी यूज हुआ है और चेयर में भी यूज हुआ है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो कॉलर आपने लेकर आया पूरा एक डब्बा, इसमें से कितना कॉलर टेबल पे यूज हुआ, ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये क्यों ना, ये टेबल पे भी यूज हुआ, अदर प्रोडक्ट पे भी यूज हुआ है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट हो जाता है। समझ में आई बात? आप आइडेंटिफाई इजीली, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, विच कैन बी इकोनॉमिकली, इजीली और डायरेक्टली आइडेंटिफाइड इन द फिनिश प्रोडक्ट, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। अब वुड मान लीजिए आया था 1000 रुपये का, 1000 रुपये में से आधा यूज हुआ है टेबल बनाने के लिए, इसका मतलब 500 रुपये टेबल बनाने के लिए यूज हुआ है। आपने इकोनॉमिकली भी आइडेंटिफाई कर लिया, और आधा मतलब आपने 10 kg वुड लेकर आया था, ठीक है, तो 5 kg लग गए कहाँ पे, टेबल बनाने में। आपने क्या किया, इजीली भी आइडेंटिफाई, क्वांटिटी में भी आइडेंटिफाई कर लिया कितना केजी लगा है वुड क्या करना में, ये बनाने में, टेबल बनाने में, और कितना रुपया लगा है वो होता है इकोनॉमिकली भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और आपको पूछा जाएगा कॉलर कितना लगा है बच्चे, डब्बा में से कितना यूज किए, ये कैसे पता चलेगा कितना क्वांटिटी यूज हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई? और सैंड पेपर बाकी सब फर्नीचर के लिए भी आया था, इसको भी पॉलिश किया गया है, तो अब इसमें कितना यूज हुआ ये पता करना बहुत मुश्किल है। पिन्स जो हैं, जो कांटे होते हैं, जो पिटाई होता है चेयर टेबल्स में और ज्वाइंट किया जाता है, तो उसमें भी तो वो पिन्स बहुत सारा 1000 पिन्स लेकर आए आप, तो इसमें कितना लगा और कहाँ पे कितना लगा है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये सब इनडायरेक्ट हो जाता है, तो वुड जो होता है फर्नीचर में डायरेक्ट हो जाता है। बात समझ में आई सर? समझ में आई। सुनो और एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं जो क्लास में एग्जांपल देता हूँ नॉर्मली, देखिए एक रेस्टोरेंट है बच्चे, ठीक है, रेस्टोरेंट में क्या होता है, खाना बनता है, और क्या क्या बनता है मैं बोल देता हूँ। एक होता है बिरयानी, ठीक है, वहाँ पे बिरयानी भी बना, चलिए, और उसके बाद में और क्या क्या बनता है वहाँ पे, चाउमीन भी बना, और वहाँ पे चलो और क्या बना, समोसा बना, आलू का समोसा, ठीक है, समोसा भी बना। अब वो रेस्टोरेंट का एक पर्सन जो था, एक स्टाफ था, वो गया मार्केट, रॉ मटेरियल्स खरीद कर लेकर आया। क्या क्या रॉ मटेरियल्स लाया मैं बोल देता हूँ। देखो, राइस लेकर आया, कितना केजी, 5 kg, ठीक है, और लगा 500 रुपया। और बच्चे क्या क्या लाया, और क्या लाया, मैदा लाया, मैदा नहीं, चाउमीन का जो आता है मार्केट में रेडीमेड मिलता है, वो लेकर आया। वो लेकर आया बच्चे 2 kg, उसका लगा बच्चे 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद बच्चे आलू लेकर आया, फिर वो लेकर आया, आलू लेकर आया 2 kg, वो होता है बच्चे मान लीजिए कितना, 40 रुपया। फिर क्या हुआ, बच्चे मान लीजिए मैदा लेकर आया, मैदा लेकर आया बच्चे 1 kg, वो होता है मान लीजिए वो भी 40 रुपया। चलिए, फिर उसके बाद बच्चे ऑयल, फूड ऑयल लेकर आया, वो लाया कितना, 1 kg, 1 kg नहीं 3 kg, क्योंकि समोसा भी छानना है, 3 kg लेकर आया, ये लग गया कितना, 210 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या लेकर आया, उसके बाद ओनियन लेकर आया, ठीक है, ओनियन लेकर आया 1 kg, ये लग गया आपका 30 रुपया। फिर उसके बाद बाकी भी सब चीज़ लेकर आया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपको प्लेट में, ये रहा प्लेट आपके सामने, अगर आपको प्लेट में क्या दिया गया, बिरयानी दिया गया, ठीक है, चलिए बिरयानी दिया गया, ठीक है, ये प्लेट में बिरयानी दिया गया, ठीक है, और चलो कचम्बर के लिए यहाँ तो मैं कुछ बोला नहीं, जाने दिए, खाली बिरयानी दिया गया, एग्जाम्पल है यार, हंसो मत, चुप चुप से हंस रहे होंगे आप, ऐसा नहीं, आप सुनिए,
बिरयानी दिया गया है, ठीक है, ये बिरयानी दिया गया है, ठीक है, हाँ पूरा प्लेट। मैं आपसे बच्चे एक सवाल पूछता हूँ, ये बिरयानी में यहाँ से आप आइडेंटिफाई करके बताओ क्या लगा होगा। पूरा जो रेस्टोरेंट वाले जो पूरा बहुत सारा बिरयानी बनाए होंगे, आपको तो एक प्लेट दिया गया, लेकिन वो जो बहुत सारा बिरयानी बनाए हैं उसमें से क्या लगा होगा बताइए आप। सिर्फ बिरयानी में यूज हुआ होगा और कहीं पे यूज नहीं हुआ। कौन से यहाँ पर जितना भी सारा आपको दिया गया खर्चा, यहाँ पर जितना भी सारा बताया गया जो भी खर्चा, और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल में इतना ही लिया। अब मुझे बताइए बिरयानी में यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज़ है जो बिरयानी में यूज हुआ होगा, अलग कहीं पे यूज़ नहीं हुआ होगा। चाउमीन में यूज़ नहीं हुआ होगा, समोसा में यूज़ नहीं हुआ होगा। तो आप बोलेंगे सर ये कोई पूछने वाली बात है, सर ये राइस है ना। मैंने बोला हाँ बच्चे आपने सही बोला, राइस है। अब देखो ये राइस 5 kg और 500 रुपया पूरा बिरयानी बनाने में लगा है। रेडीमेड चाउमीन, आलू, मैदा, अब रहा ऑयल। बच्चे ये जो ऑयल है ना, ये बिरयानी में भी लगा है, चाउमीन में भी लगा है और समोसा में भी लगा है, ठीक, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और ओनियन जो है बच्चे, ओनियन जो है ये बिरयानी बनाने में भी लगा है, चाउमीन में भी डाल कर दिया जाता है और समोसा में भी लगा है, ठीक है। तो ऐसा, तो अब बच्चे मैं आपसे पूछता हूँ, ये राइस जो 5 kg लगा और 500 रुपया खर्चा हुआ है, ये कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ बिरयानी में। क्या ये राइस चाउमीन बनाने में लगा है? नहीं। समोसा बनाने में लगा है? नहीं। और ये चाउमीन जो है वो कहाँ पे यूज हुआ है? ठीक है, फास्ट फूड इतना पसंद नहीं हमको, बट फिर भी हम एग्जांपल में लेते हैं, आपको शायद पसंद होगा, चलो ठीक है। लेकिन 2 kg चाउमीन लेकर आए तो अब ये चाउमीन बनाने में ही लगा होगा, और आलू जो लेकर आए और मैदा, ये दोनों चीज़ कहाँ पे लगा है बच्चे? समोसा बनाने में लगा है, ठीक। लेकिन 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 ये जो ऑयल है, फूड ऑयल और ओनियन है, ये दोनों जो है हर जगह पे यूज हुए हैं। मैं आपको पूछता हूँ बच्चे, 2 kg चाउमीन और 100 रुपया, 2 kg चाउमीन 100 रुपये, ये कहाँ पे लगा है? आप बता देंगे सर 2 kg और 100 रुपया, ये दोनों के दोनों क्वांटिटी में और अमाउंट में सिर्फ चाउमीन बनाने में लगा है। उसके बाद मैं पूछता हूँ, ये आलू 2 kg और मैदा 1 kg, और रुपीज़ में देखा तो 40 रुपया, 40 रुपया, 80 रुपया, ये कहाँ पे यूज हुए हैं? आप बोलेंगे सर समोसा बनाने में यूज हुआ है। अरे भाई वही तो डायरेक्ट मटेरियल है, जिसको आप फिनिश प्रोडक्ट देखते ही जिसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्वांटिटी में भी और अमाउंट में भी, वही तो डायरेक्ट मटेरियल है। तो सर ये जो ऑयल भी तो यूज हुआ है ना। बच्चे मैं आपको पूछता हूँ 3 kg ऑयल कहाँ कहाँ कितना यूज हुआ बता दो, बता पाओगे? 3 kg, और कुछ रह भी गया होगा, 3 kg ऑयल में से कुछ रह भी गया होगा और कुछ यूज हुआ होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 kg में से कहाँ कहाँ पे कितना यूज हुआ है बताओ? अब बता नहीं पाओगे। यूज तो सब में हुआ है जी, लेकिन मेरा सवाल है कि ये ऑयल और ओनियन कहाँ पे कितना कितना लगा, ये मुझे बताओ, ठीक है। लेकिन आप बताएंगे नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा, इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और अमाउंट में भी 210 रुपये में कितना रुपया का ऑयल कहाँ कहाँ पे लगा है बता दो, वो भी आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आई? चलो, अगर आपको समझ में आ गई मुझे धन्यवाद दिल से बोलिए और फिर से नोट में आ जाइए। चलो देखो, अब तो क्या बोला था, देख लो क्या बोला, मटेरियल which can be economically, easily और directly identified in the product are called direct materials। चलो एक पॉइंट खत्म। दूसरा बात है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोला था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। द एग्रीगेट ऑफ दिस आर कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, तो ये बात भी बोला गया। और बच्चे इट इज़ ए वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट। सर ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे? बच्चे मान लीजिए आपको एक प्लेट बिरयानी बनाने में 100 ग्राम जो है राइस लगेंगे। अगर एक प्लेट बिरयानी बनाने में 100 ग्राम राइस लगते हैं, ध्यान से बात को समझेंगे, एक प्लेट बिरयानी बनाने में 100 ग्राम राइस लगेंगे। अगर 10 प्लेट बिरयानी बनाएंगे तो क्या होगा? 1000 ग्राम राइस, 1000 ग्राम राइस लगेंगे।
तो क्या होता है, ये देखो अब 100 ग्राम के लिए अगर मान लीजिए राइस का कॉस्ट होता है 10 रुपया, 1000 ग्राम के लिए कितना होगा 100 रुपया कॉस्ट। बात समझ में आई। तो अब देखो बच्चे, जैसा जैसा हमारा फिनिश प्रोडक्ट चेंज होता है वैसा वैसा कॉस्ट में भी चेंज होता है और क्वांटिटी में भी चेंज होता है। तो क्या कहता है, वेरी करता है, चेंज होता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अब आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में। कहाँ आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या होता है बच्चे, विच कैन नॉट बी इकोनॉमिकली इजीली डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, इजीली हो, ये डायरेक्टली हो, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। मैंने यहाँ भी आपको समझाया कि ओवरहेड का पार्ट्स है, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, ये बात मैंने बोला। इसी तरह से आप नोट में अगर पढ़ लेंगे कि डायरेक्ट लेबर हम किसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट लेबर हम किसे बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नोट में पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा सिमिलर पॉइंट है। देखो यहाँ भी वही प्राइम कॉस्ट, इट इज डायरेक्ट लेबर जो इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। यहाँ भी वही बात है, लेबर विच कैन बी इकोनॉमिकली और इजीली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट, वही है, इसको डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, वो वही बात बोलता है। ठीक है, तो ये भी देखो इनडायरेक्ट लेबर जो है ये क्या है, पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, यहाँ भी लिखता है। और उस तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी वही बात रहता है। ठीक है, ये पार्ट खत्म हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये था बच्चे एलिमेंट वाइज। मैं फिर से आपको बता दूं दो बार, ये क्या था बच्चे, बाय नेचर और एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, बोलो, कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट वाइज या नेचर वाइज। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं कहाँ, फंक्शन वाइज, बाय फंक्शन। ठीक है, बाय फंक्शन, फंक्शन वाइज, अकॉर्डिंग टू फंक्शन या फंक्शन वाइज कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब ये देखो 4 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या बच्चे, एक होता है फैक्ट्री कॉस्ट, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलो अब आ जाइए, फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। अब फैक्ट्री कॉस्ट किसे बोलेंगे बच्चे, मैंने जब यहाँ पे आपको समझाया डायग्राम में तो बता देता हूँ। यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये मैंने आपको समझाया था, हाँ या ना, हाँ बच्चे। ये हो गया फैक्ट्री आपका, मैं ऐप लिख देता हूँ, ये हो गया फैक्ट्री। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चे एक इंडस्ट्री में सिर्फ ये स्टोरेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और गोडाउन सिर्फ इतना नहीं होते हैं, और भी कई सारे ऑफिस होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, छोटे छोटे ऑफिस होते हैं। क्या क्या, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे, और परचेज डिपार्टमेंट भी होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट भी होते हैं। इस तरह से कई सारे इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। समझ में आई, इन लोगों को ऑफिस बोला जाता है। ठीक है, इन लोगों को ऑफिस बोला जाता है, ये सब ऑफिस होता है। ठीक है, अब चलो, एक ऑफिस एरिया होता है, तो वहाँ पर उनका काम क्या है, ये इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे होंगी, ये इंडस्ट्री कंटिन्यू कैसे करेंगे, इंडस्ट्री चलेंगे कैसे, ये सब काम के लिए कौन हेल्प करते हैं, ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, कहाँ से, मतलब कहाँ पे सेल, कितना सेल किया जाएगा हमारा प्रोडक्ट, हमारा इंडस्ट्री का। तो अदरवाइज अगर वो काम नहीं करेंगे, हमारे इंडस्ट्री का गुड्स कैसे सेल होगा, अगर सेल होगा नहीं तो इंडस्ट्री कैसे चलेंगे। तो ये भी कुछ हेल्प करता है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, समझ में, ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है संभालते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, कितना एम्प्लॉय चाहिए इस इंडस्ट्री में, कौन सा एम्प्लॉय को कहाँ पे अपॉइंटमेंट करना है, कौन सा एम्प्लॉय को कितना ट्रेनिंग देना है, कौन सा एम्प्लॉय को कब प्रमोट करना है सीनियर लेवल में, जूनियर लेवल से। तो ये लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, जो रॉ मटेरियल जो परचेज होता है, यहाँ पर तो मान लीजिए बाहर जो है बहुत सारे सप्लायर लोग हैं, बहुत सारे सप्लायर लोग हो सकते हैं, हम कौन सा सप्लायर से परचेज करें जो हमारे इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा हो। तो ये कौन देखते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करते हैं। बात समझ में आई। तो देखो अब क्या होता है, तो इस तरह से तो क्या होगा, एक हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा क्या हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तीसरा क्या हो गया, अब जो सेल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सेलिंग
का कॉस्ट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करने के लिए जाओगे। अब सेल कैसे होगा बच्चे, एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं करोगे सेल तो नहीं होगा, अगर पब्लिसिटी जब तक नहीं करोगे सेल नहीं होगा, अगर प्रमोट नहीं करोगे अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं होगा, समझ में आई। तो ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और हमारा अपना इंडस्ट्री का गोडाउन से लेकर कस्टमर तक का जो गोडाउन है, कस्टमर तक का प्लेस है, लोकेशन है, वहाँ तक जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहुँचाया जाता है, सेंड किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये रहा। तो अब देख लेते हैं क्या क्या है। बाय फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, चलो सर। फैक्ट्री कॉस्ट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या है बच्चे, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट सब वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। मैं फिर से बोलता हूँ, जितना डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट सब है। ठीक है, ये सब में इनडायरेक्ट कॉस्ट ही आता है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है बच्चे, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है, उसके लिए जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का जो रेंट है वो फैक्ट्री कॉस्ट होता है। फैक्ट्री में जो बिल्डिंग यूज हो रहा है, अगर मान लीजिए ये रेंट, अगर बिल्डिंग को रेंट में लिया है तो उसके लिए रेंट देंगे। तो फैक्ट्री का बिल्डिंग को अगर रेंट में लिए हैं तो वो जो रेंट दिया जाएगा वो कौन सा, फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। अगर डेप्रिसिएशन, अगर खुद का बिल्डिंग है तो अब वो उसको फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं फैक्ट्री के लिए, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो होता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, वो भी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब बोलोगे सर रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग दोनों एक साथ चार्ज हो सकता है क्या? मैंने बोला बच्चे नहीं। अगर खुद का बिल्डिंग है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर रेंट में लिए हैं किसी का बिल्डिंग और वहाँ पे आप इंडस्ट्री किए हैं, फैक्ट्री किए हैं, तो उसके लिए रेंट देना पड़ेगा आपको। इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, पावर्स, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी जो यूज हो रहा है मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसका जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो भी फैक्ट्री का कॉस्ट में आता है। सर मैंने बोला जी सर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो भी तो फैक्ट्री का कॉस्ट में आएगा। मैंने बोला जी हाँ, फैक्ट्री का कॉस्ट में ही आएगा। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर्स, फैक्ट्री में जो मैनेजर है, मैनेज कर रहे हैं, उनका सैलरी जो फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। और सुपरवाइजर का जो सैलरी होता है वो भी फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन ओनली अगर मैनेजर है, वो तो पूरा इंडस्ट्री का मैनेजर, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है। ठीक है, तो अब आ जाओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट किसे बोलते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सब क्या है बच्चे, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। पॉलिसी तैयार करेंगे, इंडस्ट्री कैसे चलेगा, ऑपरेट कैसे होगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना इंडस्ट्री कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं ये लोग, फॉर्मुलेट करते हैं। डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन देते हैं, चलो ये काम करो, इस तरह से काम करो, तो डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस, ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल्स जो ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी दिया है। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ या सैलरी टू ऑफिस मैनेजर, ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस, जो भी आता है वो सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मैंने अभी अभी बोला। ठीक है, जो यहाँ पर एग्जांपल मैंने समझाया आपको, एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी, प्रमोशन, ये सब जो है सेलिंग, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सब सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग कॉस्ट होते हैं। और गुड्स को अपना गोडाउन से लेकर कस्टमर का लोकेशन तक जो पहुँचाते हैं, गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। ये दोनों अलग चीज़ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, ऐसा दिया है। चलो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है बच्चे, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है, सुनिए। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको डेवलप करना है ताकि मार्केट में अच्छा चले। मान लीजिए उससे मतलब जो अभी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चल रहा है, अभी मतलब जो एडवांस वर्जन में कोई प्रोडक्ट आया है, तो अब हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसे कोई नहीं लेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करके हमारा प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, ताकि कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट के ऊपर।
और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छा से सेल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए भी खर्चे होते हैं। और जो हमने रिसर्च किया उसको अगर हम अप्लाई करते हैं किस पे, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी तो अगर हम नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अगर हम नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हमको रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर हम जो रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद जो नॉलेज हमको हासिल हुआ, नॉलेज हमारे पास आया, उसको अगर अप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चे, डेवलपमेंट कॉस्ट बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात बोला, रिसर्च कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग रिसर्च रिजल्ट, जो हमने रिसर्च किया उससे रिजल्ट आया अगर हम उसको पुट किए, जो उसमें खर्चा होगा उसको बोलते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपने ब्रैकेट में लिखा कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग द नॉलेज ऑन न्यू प्रोडक्ट एंड अप्लाइंग सच नॉलेज, तो इसे क्या बोलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, ये था। चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आया, तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ये सारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देके फिर आगे आगे चलेंगे बिहेवियर वाइज या अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, कॉस्ट कितना प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कुछ देर के लिए हम लोग थोड़ा सा जो कॉस्ट शीट होता है उसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कि आपको ये सारा मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कौन सा चीज़ फैक्ट्री कॉस्ट होता है, कौन कौन सा एलिमेंट जो होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है, और कौन कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, और कैसे क्या एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हम उसका प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं, फिर आएंगे दोबारा से वापस इस पर। ठीक है, चलो।